धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है एक बैलेंस शीट जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी का विघटन, अर्थात साझेदारी यहाँ पर समाप्त होगी। तो समापन के समय कितने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं और उसका हिसाब किताब का निपटारा सभी साझेदार मिलजुल कर किस प्रकार से करते हैं, आपका आज का वही टॉपिक है, वही आज समझेंगे और किस प्रकार से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप तमाम न्यूमेरिकल्स को कितनी आसानी से और किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 मौजूद है। राम, हरि और श्याम साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:5:4 के अनुपात में क्रमशः विभाजित करते हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 से साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। उस तिथि को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। यहाँ एक बैलेंस शीट बना करके इन्होंने दिया हुआ है जिसमें दायित्व यानी कि लायबिलिटीज साइड के आइटम्स लिखे हुए हैं और एसेट साइड के तमाम आइटम्स लिखे गए हैं। संपत्तियों से रकमें इस प्रकार प्राप्त हुई। भवन से 33,750 रुपये, फर्नीचर से 2,250 रुपये, देनदारों से 20,625 रुपये। राम ने मशीनरी 18,750 रुपये में, हरि ने रहतिया 22,500 रुपये में लिया। वसूली के व्ययों पर 375 रुपये दिया गया। वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। यानी कि साझेदारी फर्म का समापन, यूँ कहिए कि साझेदारी का ही समापन होगा। इसमें समस्त संपत्तियों को बेच दिया जाएगा और दायित्वों का यानी लायबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा। एक एक करके सभी संपत्तियों की नीलामी होगी। इसके बाद समस्त लायबिलिटीज का जिन जिन लोगों का जितना पैसा फर्म में निकलेगा उन सभी का एक एक करके भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं संपत्तियाँ, इन सभी संपत्तियों की वसूली होने के लिए, वसूली करने के लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। इन सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और इधर से जो लायबिलिटीज है वह है क्रेडिटर्स, इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सबसे पहले इन संपत्तियों और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बारी बारी से इन सब का वसूली और भुगतान करने की कार्रवाई की जाती है। कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे यानी वसूली खाता कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में इन संपत्तियों को ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप डेबिट साइड का यानी यह वाला साइड आप देखेंगे डेबिट साइड है और इस तरफ है क्रेडिट साइड। तो आप डेबिट साइड में सबसे पहले एक एक करके सभी संपत्तियों को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ भवन लिखा हुआ है 30,000 का, तो बिल्डिंग के नाम से 2 बिल्डिंग 30,000 रुपये डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद है यहाँ मशीनरी 22,500 रुपये, तो 2 मशीनरी के नाम से 22,500 रुपये सेम टू सेम लिखेंगे, कोई भी अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। बुक के बैलेंस शीट में से तमाम संपत्तियों को आपको एक एक करके डेबिट साइड में लिखना होगा। फर्नीचर 3,000 रुपये, ये रहा फर्नीचर 3,000 रुपये। देनदार 22,500 के, 2 डेप्टर्स 22,500 रुपये। इसके बाद स्टॉक यहाँ पे है 15,000 रुपये, तो स्टॉक 2 स्टॉक के नाम से 15,000 रुपये लिख दीजिए। इसके बाद लायबिलिटी साइड में आइए, यहाँ क्रेडिटर्स लिखा है 11,250, इसे क्रेडिट साइड में लिखिए। बाई क्रेडिटर्स के नाम से 11,250 रुपये सेम टू सेम ज्यों का त्यों उतार दीजिए। इसके बाद अब आप देखेंगे इन संपत्तियों को बेचा जाएगा।
यहाँ लिखा है संपत्तियों से रकमें इस प्रकार प्राप्त हुई। भवन से 33,750 रुपये, फर्नीचर से 2,250 रुपये, देनदारों से 20,625 रुपये। ये सब नगद प्राप्त हुए हैं तीनों। लेकिन राम ने मशीन लिया है तो राम को यह पैसा फर्म के देना नहीं है, बल्कि वह इस पैसे को नगद न देकर अपने पूंजी खाते में कटवाना बेहतर समझेगा। ऐसे ही हरि को स्टॉक पसंद आया तो हरि ने यह स्टॉक बेशक 15,000 का है, लेकिन उन्होंने 22,500 में नीलामी में बोली लगाया है तो 22,500 में लिया है। जब मिस्टर हरि का हिसाब किताब होगा तो उनके पूंजी खाते में इतना रुपया डेबिट साइड में काट लिया जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो बाई बैंक अकाउंट लिख करके आप जो नगद बिका है, जैसे बिल्डिंग 33,750 का है तो यहाँ पर आप बिल्डिंग लिखेंगे। इसका अमाउंट बाहर न निकाल के आप अंदर ही लिखिए 33,750। इसके बाद दूसरा अमाउंट फर्नीचर है जो कि 2,250 का है, 2,250 का। इसके बाद देनदारों से 20,625 रुपये मिले हैं। डेटर्स के नाम से 20,625 रुपये लिखिए, ये नगद बिका है। इन सारी नगद वाले रकमों को टोटल करके यहाँ 56,625 रुपये लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दो संपत्तियाँ, जैसे कि मशीन है 22,500 का और ये स्टॉक है, ये नगद नहीं बिक पाया है, इसे राम ने लिया है। तो बाई राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मशीनरी शब्द का प्रयोग करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि राम ने मशीन को ही लिया है। 18,750 में यहाँ उन्होंने लिया है तो 18,750 रुपये उनके सामने लिख देंगे। इसके बाद हरि ने रहतिया लिया है 22,500 में, तो बाई हरीज कैपिटल अकाउंट के नाम से स्टॉक वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने रहतिया लिया है 22,500 रुपये लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर लाइबिलिटीज का। 11,250 रुपये का क्रेडिटर है। इसके बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा है कि लेनदारों को छूट पर भुगतान करना है, कि पूरा करना है, कि आधा करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला जाए। तो इसका मतलब होता है कि 11,250 रुपये के क्रेडिटर को 11,250 रुपये ही दिया जाएगा, उसको किसी प्रकार की उसने हमें कटौती नहीं दी है। तो जब हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, याद रखिए संपत्तियों की नीलामी यहाँ हम शामिल करके नीलामी इधर करते हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ इनको बेचा जाता है। लेकिन लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में यहाँ लिखते हैं, लेकिन उनका भुगतान हम डेबिट साइड में करते हैं। तो ये जो क्रेडिटर है 11,250 रुपये का, इस क्रेडिटर का हम भुगतान जब करेंगे तो 11,250 यहाँ लिखा है, तो इस तरफ भुगतान करेंगे टू कैश या बैंक के नाम से क्रेडिटर्स का 11,250 रुपये। यदि सवाल में ये कहा जाए 11,250 रुपये जो क्रेडिटर है, इनको 250 रुपये की छूट इन्होंने हमें दी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 11,250 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 250 रुपये कम करके 11,000 ही लिखेंगे। लेकिन इस सवाल में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, तो हम 11,000 रुपये ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वसूली के व्ययों पर 375 रुपये दिया गया है। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर एक्सपेंसेज होगा, पेमेंट वाला हिसाब किताब, वह पेमेंट यही होगा डेबिट साइड में। तो यहाँ 375 रुपये एक्सपेंसेज के नाम से यहीं लिखेंगे और इनका टोटल करके बाहर निकाल देंगे कॉलम के अंदर 11,625। इससे क्या होगा कि हमें कैश अकाउंट में इन दोनों को नहीं लिखना होगा, बल्कि यही अमाउंट टोटल लिख देंगे और कैश अकाउंट में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं, अब चेक करते हैं इनको फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी ये डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल का डिफरेंस करेंगे। तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,09,125 रुपये, यही ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा है तो हम इसी को ही दोनों तरफ लिखेंगे, यानी यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, यानी हमारे पास ज़्यादा कीमत के पैसे आए हैं, हमारी संपत्तियाँ ज़्यादा रुपए की वसूली गई हैं, और जबकि वो संपत्तियाँ कम मूल्य की थीं। तो इस प्रकार से हमने क्रेडिट साइड वाले अमाउंट में से हमने डेबिट साइड वाले अमाउंट के टोटल को घटा दिया।
तो हमें 4500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम बांटेंगे। बाई चांस आप समझ पाए कि कैसे बांटा जाएगा तो आप इसको पहले भी बांट चुके हैं, क्योंकि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इससे पहले वाले चैप्टर में बनाया होगा। 4500 इंटू 6/15, 4500 इंटू 5/15, 4500 इंटू 4/15। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस प्रॉफिट को राम हरि श्याम को उनके पुराने अनुपात में बांट दिया है। इसमें नए अनुपात से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि साझेदारी समाप्त हो रही है। तो ये 4500 रुपये 6/15, 5/15, 4/15 इनके अनुपात में बांट के इनको दे दिया जाएगा, जिसमें राम को 1800, हरि को 1500 और श्याम को 1200 रुपये मिल जाएंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखेंगे, जब बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी में हम पुरानी कैपिटल ही लिखते हैं, जो कि यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। राम का 37,500, हरि का 30,000 और श्याम का 18,750 रुपये। इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को क्रॉस इस तरह बांटेंगे और यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 1800, 1500, 1200 रुपये लिख देंगे। अगर यहाँ लॉस होता तो इस साइड में होता, तो हम इसको इधर बांट देते, डेबिट साइड में यहाँ आ जाता। फिलहाल इसमें फ़ायदा हुआ है तो क्रेडिट में चला गया। इसके बाद हम यह चेक करेंगे कि जब रियलाइजेशन हो रहा था तो उस वक्त राम ने कितने रुपए की संपत्ति ली थी, तो 18,750 की ली थी। हरि ने 22,500 की ली थी। उसको हम टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से राम के खाते में 18,750 और हरि के खाते में 22,500 रुपये लिखकर यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब हम मैचिंग करेंगे और कुछ इसमें बांटने के लिए है नहीं। इसका टोटल 39,300 रुपये होता है, यानी राम को 39,300 रुपये टोटल मिलेगा। लेकिन क्योंकि 18,750 रुपये का इसने मशीन ले लिया था, इसलिए इसके पैसे 18,750 रुपये 39,300 में से घट जाएंगे। 20,550 रुपये इसको कैश या बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा। इसके बाद हरि का भी यही हिसाब होगा। 31,500 में से 22,500 का स्टॉक ले लिया था, तो 9,000 रुपये इसके बचेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे। मिस्टर श्याम का टोटल 19,950 है, लेकिन श्याम ने कोई संपत्ति नहीं ली थी, इसलिए श्याम का 19,950 ज़्यादा है। इधर कुछ नहीं है तो 19,950 का ही भुगतान किया जाएगा, पूरा का पूरा। याद रखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड को ही दोनों तरफ नीचे लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर श्याम का जो बैलेंस है वह 19,950 है। इधर श्याम को कुछ दिया नहीं गया, मतलब श्याम ने कुछ लिया नहीं है, तो श्याम के 19,950 में से पूरे 19,950 का ही भुगतान किया जाएगा। अब हम पहुँचते हैं कैश अकाउंट में, देखते हैं कैश अकाउंट का बैलेंस किस तरह से हम मेंटेन करते हैं। ये है कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया ही इसलिए जाता है कि इसमें हम यह पता लगा लें कि इनके पास जो रकम नगद आई है उसका प्रयोग कैसे हुआ है। तो जब पुराना कैश का बैलेंस हमने चेक किया तो यहाँ पता चला इनका पुराना कैश का बैलेंस 4,500 रुपये है। तो सबसे पहले हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से 4,500 रुपये लिख दिया। इसके बाद जब वसूली हो रही थी तो वसूली के टाइम पर इन्होंने जब संपत्तियों को इन तीनों को बेचा तो नगद रुपए जो इन्हें मिले 56,625 रुपये मिले थे। वह रकम यहाँ पर लिखी जाएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 56,625 रुपये। इस प्रकार से इनके पास 61,125 रुपये टोटल आ चुके हैं पूरे फर्म में। सभी संपत्तियों को वसूल वसाल का जो भी मिला है नगद 61,125 रुपये। अब इसमें से इन्हें भुगतान किसको करना है? भुगतान तो करना है, 3 लोग तो यहाँ तैयार हैं। राम को 20,550 रुपये, हरि को 9,000 रुपये, श्याम को 19,550 रुपये, यहाँ पर 19,950 रुपये। तो यहाँ पर राम को 20,550, हरि को 9,000 रुपये, श्याम को 19,950 रुपये,
रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट 11,625 रुपये है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा टू कैश बैंक के नाम से भुगतान किया है क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर 11,625 रुपये का पेमेंट हुआ है। यह पेमेंट आपको क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाना होगा। क्रेडिट साइड में लिखने के बाद जब हम इसका टोटल करेंगे तो 61,125 रुपये इधर भी आएगा और इधर भी 61,125 रुपये आएगा। ये बैलेंस शीट की तरह दोनों तरफ बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो जाएगा। इससे आप पता चल जाएगा कि आपने इसको अच्छी तरह से सही बनाया है, क्योंकि जितनी रकम आई उसका सही प्रयोग हो गया है। अब आपने इसको देख लिया है। इसको बनाते समय ध्यान रखेंगे, इसका पहला भाग रियलाइजेशन अकाउंट होता है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझे हैं। इसके बाद इसका दूसरा भाग होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको आपने समझा है स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा पार्ट इसका बैलेंस शीट की तरह कैश बुक होती है, जो कि यह कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कितना पैसा इन पार्टनरों ने वसूली में वसूला है और किसका कैसे कैसे भुगतान किया गया है, दोनों तरफ का जब मिलान करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने पूरी तरह से यह कंप्लीटली सवाल समझ लिया है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट की वीडियो से संबंधित कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप जरूर पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। जितने बच्चों को आप इससे जोड़ना चाहते हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए। आपका भला हो, साथ में दूसरों का भी हो। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।